Yesterday we have started with the chapter of void agreement. Void agreement ऐसे agreement जो शुरुआत से ही गलत होते हैं. Void since beginning, void ab initio and discovered to be void. कि आप शुरुआत से ही गलत नहीं, आपने बाद में डिस्कवर किया. So void word का मतलब क्या होता है? One which is not enforceable by law. There are void agreements and there are void contracts. ठीक है. अब कुछ एग्रीमेंट्स को खुद लॉ में एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया, लिख के कि ऐसे एग्रीमेंट्स बना रहे हो तो वो वॉइड एग्रीमेंट्स हैं, ऐसे एग्रीमेंट्स. ठीक है. हम लोगों ने एग्रीमेंट्स मेड बाय इनकम्पिटेंट पार्टीज ये पहले ही कवर कर लिया है, तो दे आर void agreements. Agreements with unlawful object or consideration, they are also void agreements. Agreement the object or consideration of which is unlawful in part, तो सर उसके दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं. इफ बोथ आर सेग्रीगेबल, यदि उन्हें सेपरेट किया जा सकता है लॉफुल और अनलॉफुल पार्ट को, तो लॉफुल पार्ट वैलिड हो जाएगा, अनलॉफुल पार्ट वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा और एनफोर्स नहीं कराया जा सकता. और यदि बोथ आर नॉन सेग्रीगेबल तो फिर पूरा का पूरा एग्रीमेंट ही वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, एग्रीमेंट मेड अंडर म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट. Agreements made without consideration, sir, they are void agreements, but there are certain exceptions to this rule, wherein जहां दोनों पार्टीज अपोजिट पार्टी को कंसिडरेशन नहीं दे रही हैं तो भी वो वैलिड कहलाते हैं. कौन बताना चाहेगा एक्सेप्शंस क्या है? कंसिडरेशन वाला चैप्टर आपके टेस्ट में आ रहा है ना, जल्दी बताओ. व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू दिस रूल, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट? जीत. सर गिफ्ट. गिफ्ट्स, बिल्कुल. एक पार्टी से दूसरी पार्टी को कंसिडरेशन जा रहा है, दूसरी से पहले को कुछ भी वापस रिटर्न में नहीं मिल रहा है, तो भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन सर इसके लिए जरूरी क्या है गिफ्ट के लिए? कंप्लीटेड गिफ्ट. कंप्लीटेड गिफ्ट्स प्लस शुड दे बी इन राइटिंग. क्या वो राइटिंग में ही होने चाहिए? ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये बहुत मायने रखती हैं. एग्जाम में आपको दे देंगे कि सर एग्रीमेंट्स मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ये भी एक एक्सेप्शन था ना सर. एग्रीमेंट्स मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, सर इसमें क्या क्या बातें जरूरी थी? एक तो वो राइटिंग में हो प्लस रजिस्टर्ड हो. तो या तो रजिस्ट्रेशन गायब कर देंगे, उसमें से बोल देंगे कि ओरल में है, रजिस्टर नहीं कराया, तो आपको बोलना पड़ेगा सर हाँ, agreements made out of natural love and affection are an exception to the rule, no consideration no contract. बट यहाँ तो ओरल में था, यहाँ राइटिंग में नहीं था, इसलिए ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. इतनी छोटी छोटी बात आप लोग को पकड़नी पड़ेगी. ठीक है, याद रखना आप. और क्या एक्सेप्शंस थे भाई to the rule no consideration no contract? सब बेलमेंट, चैरिटी. बेलमेंट में कौन सा बेलमेंट सर? ग्रेशियस बेलमेंट. ग्रेशियस बेलमेंट. बेलमेंट दो तरीके के होते हैं, एक तो ग्रेशियस और एक नॉन ग्रेशियस. नॉन ग्रेशियस में तो मैं अपनी चीज किसी को दे रहा हूं तो बदले में कुछ एक्सपेक्ट करूंगा. ग्रेशियस में मैंने अपनी साइकिल अपने फ्रेंड को एक दिन के लिए दी तो बदले में कुछ ले नहीं रहा हूं. तो इधर ये वैलिड बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, लेकिन कैसा है? ग्रेशियस बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है. एक ही पार्टी से दूसरे को कंसिडरेशन जा रहा है, दूसरे से पहले को कुछ नहीं मिल रहा है, तो भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा. ठीक है, ग्रेशियस बेलमेंट भी सही है. नेक्स्ट क्या बोला था भाई? चैरिटी. चैरिटी में कैच पॉइंट है, ध्यान रखना. चैरिटी में क्या कैच पॉइंट है कि सर आपने किसी को चैरिटी का वादा किया तो कंसिडरेशन केवल आपसे उसको जा रहा है, उससे आपको कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन इस बेसिस पे वो आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकता कि मुझे चैरिटी का अमाउंट दो ही दो. कैच यही है कि यदि आपने उसे 500 रुपए देने का वादा किया चैरिटी में, ठीक है, उस बेसिस पे उसने कोई लाइबिलिटी इनकर कर ली, तो अब आप जरूर उसको देंगे, बाध्य हैं आप उसको देने के लिए, कंपल्सरीली आपको देना पड़ेगा. ठीक है, ये सब बातें ध्यान रखना बेटा, तुम्हारी तैयारी झलकती है. जो बीच में मैंने कंसिडरेशन का क्वेश्चन पूछ लिया ना, उससे तुम्हारे कंसिडरेशन के चैप्टर की तैयारी झलक रही है, ये बात ध्यान रखना. नेक्स्ट,
एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ट्रेड और लीगल प्रोसीडिंग्स में से हमने कल 2 कर लिए थे। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज कर लिया था, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स पूरा कर लिया था। तो सर एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स के बारे में सिया मुझे पॉइंट वाइज फटाफट बता, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स में क्या होता है? जो एक एक करके मैंने पॉइंट्स बताए थे सारे बताने चालू कर। सिया हाँ सर। एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स में सबसे पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहला पॉइंट ये था सर कि एक्स और वाई के बीच में यदि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो एक्स और वाई ने यदि आपस में ये डिसाइड किया, नक्की किया कि हम में से किसी भी पार्टी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कोई भी कोर्ट नहीं जाएगा, कंप्लीट रिस्ट्रेंट फ्रॉम गोइंग द कोर्ट। सो दिस इज एन एग्रीमेंट व्हिच इज स्टॉपिंग लीगल प्रोसीडिंग्स, हेंस इट्स अ वॉइड एग्रीमेंट। सेकंड क्या बताया था सिया, कुछ याद आ रहा है? आर्बिट्रेशन का था क्या बेटा? कि कोर्ट से पहले आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे और फिर जो भी रिजल्ट होगा उसके बाद वापस से कोर्ट नहीं जा सकते। कंपल्सरीली आर्बिट्रेशन के लिए जाना, ये कोई एग्रीमेंट ऐसा नहीं है जो लीगल प्रोसीडिंग्स को रोक रहा हो, ये तो उल्टा अच्छी बात है। लेकिन इसके आगे यदि आपने लिख दिया कि आर्बिट्रेशन जो है उसके आर्बिट्रेटर ने जो भी डिसीजन दिया है उसके खिलाफ कोई भी कोर्ट नहीं जाएगा, सर दिस इज एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ये गलत है। ठीक है, कोर्ट जा सकते हो आप, आपका हक है, लेकिन ऐसा लिख दे कि सर आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स के खिलाफ कोर्ट तो जा सकते हैं लेकिन आर्बिट्रेटर ने जो भी डिसीजन दिया है उससे ज्यादा आप डिमांड नहीं कर सकते डैमेजेस वगैरह, तो ये राइट है, ये कोई एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं है। और एक बात, टू कट शॉर्ट द लिमिटेशन पीरियड, लिमिटेशन पीरियड एक्स को वाई के खिलाफ कोर्ट में जाने के लिए यदि 3 साल मिलते हैं तो आप इसे कट शॉर्ट करके 6 महीने नहीं कर सकते हो। एक ज्यूरिसडिक्शन वाला क्लॉज और बताया था मैंने कि एक जना बैठा है मुंबई में, एक जना बैठा है अहमदाबाद में, तो यदि इन्होंने खुद ने नक्की किया कि कहाँ का कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन होगा, मुंबई का, अहमदाबाद का, ये कोई एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं है, ये कर सकते हैं। ठीक है सर, खाली मत आओ क्लास में, रोज पिछले पढ़ाए हुए में से क्वेश्चंस भी पूछूंगा मैं, खाली नहीं मिलने चाहिए आपको। अभी इस पे हम थोड़ा सा रोक करेंगे, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड को बाद में उठाएंगे, पहले बाकी के कर लेते हैं। एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, ये कर लिया था कल हमने या नहीं किया था? बिल्कुल कर लिया था। एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, सर मैं आपका घर किराए पे दे रहा हूँ, किराए पे ले रहा हूँ, या तो मैं 10,000 लूंगा या 12,000 लूंगा, ठीक है सर, अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ गया। ऑयल वेंडर है मिस्टर एक्स, 5 तरीके के ऑयल में डील करता है और भाई बोला ये लोग 10,000 रुपए और मेरे को 50 लीटर तेल भेज देना। अरे भाई कौन सा वाला तेल भेजना है ये तो तूने बताया ही नहीं, तो दिस इज अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ रहा है, तो हम यहाँ बोलेंगे ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन आर वॉइड एग्रीमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज वेजरिंग एग्रीमेंट। ये वेजर वर्ड का क्या मतलब होता है कृष्णा? सर बेटिंग वाले एग्रीमेंट्स का। बेटिंग, सट्टेबाजी, बिल्कुल। तो आप जो वेजरिंग एग्रीमेंट कर रहे हो ना, दैट इज अगेंस्ट, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। सर वेजरिंग एग्रीमेंट और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट आर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को वेजरिंग एग्रीमेंट से कंपेयर किया जाता है बेटा? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को वेजरिंग एग्रीमेंट से कंपेयर किया जाता है, जैसे कि कृष्णा ने बताया कि ये बिल्कुल सट्टेबाजी, बेटिंग वाले एग्रीमेंट्स होते हैं, ये वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। हाँ जीत पटेल, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है? Sir, a contract depending upon happening or non-happening of a certain event. बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट्स और which are dependent upon, or agreements which are dependent upon either happening or non happening
of a specified uncertain event, of a specified uncertain event। यदि ये वैलिड होते हैं बेटा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड होते हैं, वेजरिंग एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। वेजरिंग एग्रीमेंट का एग्जांपल देखो, सर एक्स और वाई आपस में एग्रीमेंट बना रहे हैं, कल बारिश होगी तो मैं तुझे 100 रुपए दे दूंगा और बारिश नहीं होती तो तू मुझे 100 रुपए दे देना। सर ये सट्टेबाजी कर रहे हैं, ये बेटिंग कर रहे हैं। सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ वेजरिंग एग्रीमेंट एंड इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। कोई भी इसे कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं करा जा सकता, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, सर इधर भी तो एक अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे बात हो रही है। वो क्या है अनसर्टेन इवेंट? सर बारिश का होना या नहीं होना। इधर भी एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी एक अनसर्टेन इवेंट है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जांपल देखो, इंश्योरेंस पॉलिसी जब अपन खरीदते हैं ना किसी इंश्योरेंस कंपनी से, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मान लो जिग्नेश ने अपने घर को फायर से बचाने के लिए फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली, किससे? मतलब जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से ले ली, ठीक है सर। तो अब जिग्नेश जो है उसने क्या किया, यहाँ पर कुछ पेमेंट किया पॉलिसी का, पॉलिसी के लिए प्रीमियम का पेमेंट किया और बदले में उसे पॉलिसी मिली। पॉलिसी में क्या था कि यदि आपके घर में आग लगेगी तो हम 5 लाख रुपए तक का नुकसान कवर करेंगे और यदि नहीं लगेगी तो कोई बात नहीं। तो यहाँ भी तो एक अनसर्टेन इवेंट है भाई सर, यहाँ भी एक अनसर्टेन इवेंट है, यहाँ भी एक अनसर्टेन इवेंट है। उस अनसर्टेन इवेंट के होने या नहीं होने पे इसका भी आउटकम डिपेंड करेगा, उस अनसर्टेन इवेंट के होने या नहीं होने पे भी इस कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम डिपेंड करेगा। लेकिन ये वॉइड एग्रीमेंट्स हैं, वेजरिंग एग्रीमेंट्स और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बेटिंग का नेचर आ जाता है, जबकि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में बेटिंग का नेचर नहीं है। वहां पर हम कोई अपना इंटरेस्ट सेफगार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपना कोई इंटरेस्ट सेफगार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर कोई और इंटरेस्ट नहीं है अपार्ट फ्रॉम दी मनी टू बी वॉन और लॉस्ट। इधर हमारा कोई और इंटरेस्ट नहीं है जिसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं सट्टेबाजी में, जबकि इधर हमारा घर में हमारा इंटरेस्ट है, हम उसे सेफगार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वैलिड होते हैं बेटा, ये वॉइड होते हैं। बोलो सर वेजरिंग और कंटिंजेंट में डिफरेंस समझ में आया या नहीं आया? यस और नो? यस सर। ठीक है, अब एक बात समझना, एग्जाम में 2 तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि सर डिफरेंशिएट बिटवीन वेजरिंग एग्रीमेंट और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक तो इस तरीके से आता है, दूसरा आता है डिफरेंशिएट बिटवीन वेजरिंग एग्रीमेंट एंड एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। आपके मॉड्यूल में दोनों के लिए अलग अलग दिया हुआ है, मॉड्यूल से रेफर करना है, इसको मॉड्यूल से कर लेना, ठीक है, इधर से कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पर आपको यदि याद नहीं रहे ना कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट को कैसे डिफरेंशिएट करें, तो सर आप कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वाले पॉइंट को भी यहाँ चिपका सकते हो, मोर और लेस वही नेचर की, ये दोनों सेम ही बातें हैं, सेम ही डिफरेंशिएशंस हैं, नंबर 1। नंबर 2 सर, वेजरिंग एग्रीमेंट में और कोई एक तो ये वॉइड होते हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं। दूसरा, यहाँ पर मनी टू बी वॉन और लॉस्ट के अलावा हमारा कोई और इंटरेस्ट नहीं होता है, जबकि यहाँ पर पैसे के अलावा हमारा कोई दूसरा इंटरेस्ट होता है जिसे हम सेफगार्ड करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारा घर का बचाव। तीसरा जो मेजर डिफरेंस है वेजरिंग एग्रीमेंट और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में सर वो ये है कि यहाँ पर बारिश का होना या नहीं होना इज द मेन इवेंट, जबकि यहाँ पर आग का लगना या नहीं लगना, ये जो अनसर्टेन इवेंट है ना, ये कोलैटरल या पैरेलल इवेंट टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट है। मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि जिग्नेश ने, मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या है देखो, जिग्नेश और जीआईसी ने इधर तो प्रीमियम दिया और इधर इसे वादा किया कि है ना, यदि पॉलिसी दी, यदि तेरे घर में कुछ हो जाता है तो हम तेरा इतना नुकसान कवर कर लेंगे। तो कोलैटरल इवेंट क्या हुआ, आग का लगना या नहीं लगना, उस पर डिपेंड करेगा कि सर यहां से यहां कुछ पैसा जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इधर अनसर्टेन इवेंट इज द कोलैटरल पैरेलल इवेंट टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट,
whereas इधर बारिश का होना या नहीं होना is the main event towards this agreement. ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है जिसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है सर। चलिए, तो ये वेजरिंग एग्रीमेंट सट्टेबाजी वाला हो गया सर। वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर बेसिकली वॉइड एग्रीमेंट्स। नेक्स्ट, अब देखो 9th और 10th पॉइंट को साथ में करना सर। कैसे सर? 9th पॉइंट क्या है? एग्रीमेंट्स विच आर डिपेंडेंट और कंटिंजेंट अपॉन एन इम्पॉसिबल इवेंट। और 10th पॉइंट क्या है? एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। सर दोनों में वर्ड इम्पॉसिबल आ रहा है लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। सर आइए पहले 10th पॉइंट करते हैं। सर आसमान से चांद और सितारे तोड़कर लाने का वादा करना एक तरीके से इम्पॉसिबल एक्ट ही है। एक तरीके से इम्पॉसिबल एक्ट ही है आसमान से चांद और सितारे तोड़कर लाने का वादा करना और बदले में कोई उसे 1 लाख रुपए देवे। सो दिस इज एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, हेंस इट्स अ वॉइड एग्रीमेंट। हेंस इट्स अ वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, मैं आपको मैजिक से ट्रेजर डिस्कवर करके दूंगा। आई विल डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक एंड गिव इट टू यू, और एंड बदले में आप 10 लाख रुपए मेरे को देना। बदले में आप मुझे 10 लाख रुपए देना, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एग्रीमेंट्स व्हिच आर डिपेंडेंट अपॉन एन इम्पॉसिबल इवेंट। क्योंकि सर मैजिक से करना, मैजिक कोई रियल थिंग नहीं होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया एग्रीमेंट्स विच आर डिपेंडेंट अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट। एग्रीमेंट्स विच आर डिपेंडेंट अपॉन और कंटिंजेंट अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट का एक एग्जांपल देखो। सर एक्स का एक शिप आ रहा है फ्रॉम लंदन टू मुंबई, जिस पर एक्स का एक शिप आ रहा है फ्रॉम लंदन टू मुंबई जिसपे 10 कंटेनर आ रहे हैं टॉयज के, ठीक है। वाई ने और एक्स ने एक एग्रीमेंट बनाया। कैसा एग्रीमेंट बनाया? कि वो 10 कंटेनर जो है वो तो इसे दे दिए जाएंगे और बदले में ये 10 लाख रुपए देगा, ठीक है। ये एग्रीमेंट बनाया आज शाम 8 बजे, जबकि शिप तो शाम को 6 बजे ही डूब चुका है। जबकि शिप तो शाम को 6 बजे ही डूब चुका है। तो सर isn't it a void agreement? हाँ सर, ये एक void agreement है, discovered to be void afterwards। कि हम तो शुरुआत से ही गलत एग्रीमेंट बना लिए, ये हमने बाद में डिस्कवर किया। discovered to be void afterwards, बाद में हमने डिस्कवर किया कि हम शुरुआत से गलत थे, हम void एग्रीमेंट शुरुआत से गलत एग्रीमेंट बना रहे हैं, ठीक है सर। लेकिन अब देखो बात क्या है, क्या ये एग्रीमेंट एक इम्पॉसिबल इवेंट पे डिपेंडेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ सर, दिस एग्रीमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन एन इम्पॉसिबल इवेंट, दैट इज शिप के आने पे। शिप अब कभी नहीं आएगा, शिप अब कभी नहीं आएगा। सो दिस एग्रीमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन या कंटिंजेंट अपॉन एन इम्पॉसिबल इवेंट। सो वो जब वो शिप कभी आएगा ही नहीं तो कंटेनर कभी आएंगे ही नहीं। जब कंटेनर कभी आएंगे ही नहीं तो कंटेनर कभी दिए ही नहीं जा सकते हैं यहाँ पर। तो ये एग्रीमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन एन इम्पॉसिबल इवेंट, सो इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। दोनों में फर्क समझ में आया? एक में तो आप इम्पॉसिबल काम करने का वादा कर रहे हैं, एक में इसमें इम्पॉसिबल काम करने का वादा कर रहे हैं, और इसमें आप ऐसा काम करने का वादा करना है जो खुद एक इम्पॉसिबल इवेंट पे डिपेंडेंट हो गया है, तो वो वॉइड एग्रीमेंट ही होगा। सर ये सारी बातें समझ में आ गई? टाइप्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट्स जल्दी बताइए, जल्दी बताओ। Yes. Yes, sir. अब अपना एक पॉइंट बच जाता है। देखो मैंने आपको बताया था ना, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट, वो मैंने मॉड्यूल से उठा के यहीं पर चिपका दिया है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट, इंश्योरेंस और वेजरिंग एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस। और जब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर आएगा ना,
तब उसमें हम लोग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट के बीच में वहां पर डिफरेंसेस पढ़ लेंगे। करा मैंने आपको यहीं पर दिए हैं अभी, ठीक है जी। चलिए अब ये बातें हो गई अपनी। वेजरिंग एग्रीमेंट्स थोड़ा सा और देखते हैं। सर वेजरिंग एग्रीमेंट्स पर डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। So what is a wagering agreement? It is a promise to pay money or money is worth upon happening or non-happening of some uncertain future event. बारिश uncertain future event क्या है? बारिश का होना या नहीं होना पे डिपेंड करेगा कि पैसे दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। Wagering agreements are void. What are the essentials of wagering agreements? Sir, it is a promise to pay money or money is worth upon happening or non-happening of the specific event. बारिश का होने या नहीं होने पे। सर वेजरिंग एग्रीमेंट्स में क्या जरूरी है कि सर इट इज बेस्ड ऑन इवेंट विच इज अनसर्टेन इन नेचर। सर अनसर्टेनिटी का एलिमेंट होना चाहिए। यदि कोई अनसर्टेनिटी नहीं है और रिजल्ट फिक्स है तो फिर वो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। पार्टीज का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए ओवर द इवेंट। पार्टीज का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए ओवर बारिश का होना या नहीं होना, जिसपे वो वेजरिंग एग्रीमेंट डिपेंड कर रहा है, ठीक है। पार्टीज का और कोई इंटरेस्ट नहीं है सिवाय उस पैसे के जीतने या हारने के। अ वेजरिंग एग्रीमेंट इज वॉइड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सर लॉटरी ट्रांजैक्शंस, ऐसे प्राइस कॉम्पिटिशंस इन विच नो एप्लीकेशन ऑफ स्किल इज इन्वॉल्व। फॉर एग्जांपल सर आप मुझे एक बात बताइए, आप सब वो हाउसी खेलते हैं? Yes, sir. अनसर्टेन इवेंट क्या है कि सर आपके नंबर आएगा या नहीं आएगा। मान लो हाउसी में ये ऐसे ब्लॉक्स बनाए हुए होते हैं जिनमें नंबर दिए हुए होते हैं। सर आपका नंबर आना या नहीं आना इज एन अनसर्टेन इवेंट। ये लाइन पूरी हो गई, ये पूरा हो गया। सो आपका नंबर आना या नहीं आना इज एन अनसर्टेन इवेंट, ठीक है। इसमें कोई स्किल काम नहीं आ रही है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इस पे पूरा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सर कुछ ऐसी जगहें होती है, कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जहां पर स्किल काम आ रही होती है आदमी की, वो अपनी स्किल अप्लाई करके यदि जीता है तो वो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल कौन बनेगा करोड़पति में जब कोई बड़ा आदमी खेल रहा होता है तो वो अपनी स्किल यूज करके उन सवालों के जवाब देता है, ठीक है। या फिर सुडोकू, आप लोगों ने क्रॉसवर्ड पजल देखा है? क्रॉसवर्ड पजल में ऐसे 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 कोई भी मतलब यूं अपने को हिंट्स दिए हुए होते हैं, यहाँ पर उन हिंट्स के हिसाब से अपने को यहाँ पर कैरेक्टर्स बढ़ने होते हैं। सुडोकू में अपने को सॉल्व करनी होती है। तो क्रॉसवर्ड पजल, सुडोकू, ये सब क्या है, इनमें स्किल्स अप्लाई हो रहे हैं बेटा। तो ये कोई है ना वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। बोलो सर ये बात समझ में आई? जहां पर भी स्किल इन्वॉल्व हो रही है वो वेजरिंग एग्रीमेंट्स नहीं है। जहां पर भी स्किल इन्वॉल्व हो रही है वो वेजरिंग एग्रीमेंट्स नहीं है। ये हम आगे देखेंगे। बोलो सर ये बात समझ में आई? जहां स्किल इन्वॉल्व हो रही है वो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन अब जहां पर स्किल इन्वॉल्व हो रही है उसको भी हम वेजरिंग एग्रीमेंट बना सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, देखो कैसे। सर सुडोकू और ये जो क्रॉसवर्ड पजल्स हैं इनको, ये बेसिकली वेजरिंग नहीं है क्योंकि इनमें स्किल इन्वॉल्व हो रही है। आदमी अपना दिमाग लगा के इसको भरता है और अपनी क्रॉसवर्ड पजल या सुडोकू को सॉल्व करता है। लेकिन सर अब एक अखबार के एडिटर ने क्या बोला, ये क्रॉसवर्ड पजल है साहब, ठीक है। इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ऐसे 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 बहुत सारे। देयर कैन बी 3 सॉल्यूशंस टू दिस क्रॉसवर्ड पजल। जिसका भी सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशन से मैच करेगा, मैंने जो लिखा है, मैं उसको 1000 रुपए इनाम में दूंगा या मैं उसको 10,000 रुपए इनाम में दूंगा। सर देखो जहां तक ये अप्लाई होने की बात थी ना, दिमाग स्किल अप्लाई होने की बात थी, सो इट इज नॉट अ वेजरिंग एग्रीमेंट। लेकिन सर अब एडिटर ने क्या छाप दिया, जिसका भी मेरे से मैच करेगा मैं उसको 1000 रुपए दूंगा। तो यहाँ पर ये कोई स्किल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर तो प्योरली गेम ऑफ चांस की बात हो रही है कि किसी ने जो एडिटर ने एग्जैक्टली सॉल्व किया वैसे सॉल्व करके एडिटर को भेजा तो ही उसको मिलेगा। तो ये तो जस्ट गेम ऑफ चांस की बात हो रही है। हेंस इट विल बी अ वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड यदि बारिश होने या नहीं होने पे बातें डिपेंड करने लग गई और आपने बारिश होने पे जीत भी गए तो भी आप सामने वाले के खिलाफ, सामने वाला यदि आपको पैसे नहीं दे रहा है आप उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते क्योंकि इट इज अ
void agreement. अब समझने वाली बात क्या है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट? सर ये सब ये तरीकों से वेजरिंग एग्रीमेंट्स नहीं है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सर. कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, दे आर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. सर जहां पर भी आप अपनी स्किल अप्लाई कर रहे हैं और प्राइज मनी 1000 रुपए से ज्यादा नहीं अप्लाई हो रहा है, जैसे कि क्रॉसवर्ड, लिटरेरी कंपटीशन, अब इस 1000 रुपए का कोई मतलब नहीं रह गया है यार. अब तो 10-10 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए, पर आज भी किताबों में क्या लिखा हुआ है सर, 1000 रुपए से ज्यादा नहीं जाना चाहिए. तो जहां पर भी आप अपनी स्किल अप्लाई कर रहे हैं और 1000 रुपए से ज्यादा का इनाम नहीं है, वहां पर वो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होगा. ठीक है. ट्रांजैक्शंस फॉर सेल एंड परचेज ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर्स. सर अपन सब स्टॉक मार्केट में सट्टेबाजी करते हैं, मतलब सट्टेबाजी इन द सेंस कि सर खरीदते हैं, बेचते हैं, प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाना चाहते हैं. ठीक है. और डेरिवेटिव्स करके एक चीज आई है, जब आप लोग सीए डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ध्यान आएगा कि डेरिवेटिव्स तो प्योरली सट्टेबाजी ही हो रही है, तो उसको अलग से अलाउ किया गया है. हाउएवर there should be a clear intention to give and take delivery of shares, where the intention is only to settle the price difference, the transaction is a wager. आप बस एक पॉइंट याद कर लो, जब तक आपको डेरिवेटिव्स और वो बताए नहीं जाएंगे ना, आप इस पॉइंट में कंफ्यूज होगे. अब एक बात देखो, आप सबने आईपीएल अभी चल रहा है, आईपीएल का मौसम चल रहा है, तो उसमें ये एक आता है ना, ड्रीम 11 पे अपनी टीम बनाओ, और ये A823 ऐसा, मतलब वो शाहरुख खान जिसमें ऐड करता है ना, सिमिलर चीज, इन सब के एड्स देखे हैं आपने? हाँ सर. तो ये क्या होता है गेम, थोड़ा सा आप लोग मेरे को बताओ, ये गेम क्या होता है सर? इसमें आपको अपनी टीम बनानी होती है और वो टीम यदि मैच कर जाए ऑनलाइन या जिसने भी परफॉर्मेंस किया, तो फिर आप क्या कैश प्राइज मनी जीतते हैं? क्या होता है इन गेम्स में, कभी किसी ने खेला है? सर प्रियांशु रोज खेलता है. कि किसी ने खेला हो तो भैया प्लीज हमारा भी ज्ञानवर्धन कर दो, क्या होता है इन गेम्स में? भाई किसी ने बोला था ना अभी, कौन था प्लीज वापस बोलो. प्रियांशु रोज खेलता है सर. प्रियांशु रोज खेलता है सर. प्रियांशु बता भाई, आज तू हमारा टीचर है, क्या होता है इसमें? अरे सर कुछ नहीं, कि बस आपको टीम बनानी रहती है एंड कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, अगर जीत गए तो पैसा मिल जाता है. नहीं तो टीम बनाने मतलब वो टीम तो आप और मैं कोई भी बना सकता है. टीम किसी पहले से या उससे मैच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है आज? हाँ, उससे वही मतलब देख के कि कैसे प्लेयर है, क्या है, वो सब देख के बनाते हैं. ये सब देख के बनाते हैं. अब देखो इसमें दो बातें होती हैं. जैसा कि प्रियांशु ने, मैंने कभी नहीं खेला है भैया, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इन गेम्स में एक्चुअली होता क्या है. ठीक है. अपने यहाँ पर लॉटरीज आर बेसिकली, पहले समझना, लॉटरीज आर वेजरिंग एग्रीमेंट. आप सभी जानते हैं कि लॉटरीज जो होती हैं वो वेजरिंग एग्रीमेंट होती है सर, क्योंकि उसमें कोई स्किल इन्वॉल्व नहीं हो रही है, गेम ऑफ चांस है, जिसका भी नंबर निकलेगा उसका लॉटरी का टिकट का नंबर निकलेगा, वो जीत जाएगा. ठीक है सर, लॉटरीज आर वेजरिंग एग्रीमेंट. लेकिन कुछ स्टेट्स में लॉटरीज को अलाउ किया गया है, कुछ स्टेट्स में लॉटरीज को अलाउ किया गया है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैलिड हो गया, इसका मतलब ये है कि बस आपने हमारे यहाँ पर कोई लॉटरी ट्रांजैक्शन किया तो हम आपको पकड़ेंगे नहीं, गलत आप तब भी हो, बस हम आपको पकड़ेंगे नहीं, जेल में नहीं डालेंगे. ये तो हुई एक बात. अभी सेकंड बात, जब आप ये ड्रीम 11 और ये A23 या A123 ऐसे ये जो भी गेम्स है ना, इसमें जब इनका एडवर्टीजमेंट आ रहा होता है ना, तो इसमें एक बात लिखी हुई होती है एडवर्टीजमेंट में, कभी आप लोग ध्यान से इनके एडवर्टीजमेंट देखना. क्या बात लिखी हुई होती है कि हम देखो, इंडिया में सट्टेबाजी करना या बैटिंग करना इज अ लीगली एन ऑफेंस. आपको पता है कई जने ये सट्टेबाजी कर रहे होते हैं तो उनको पकड़ के ले जाया जाता है. हाँ सर, पकड़ के ले जाया जाता है. क्यों? क्योंकि है ना, ये करना लीगली अलाउड नहीं है. अब जैसे कुछ स्टेट्स में इसमें पकड़ते नहीं है, वहां उन्होंने अलग से कह दिया ठीक है आप सट्टेबाजी करो, हम पकड़ेंगे नहीं, पर वो लीगल नहीं हो जाता है इस कारण. ये बात भी ध्यान रखना. जैसे गोवा में कैसीनोज होते हैं. अच्छा, कई स्टेट्स में क्या होता है
ऐसा लीगली अलाउ भी नहीं करते हैं। ये इंडिया का मैप है, ये शोर है, वो क्या करते हैं, हाई सी में शिप ले जाते हैं, हाई सी में शिप ले जाते हैं, वहां किसी भी कंट्री का लॉ नहीं लगता है, वहां पर कैसीनो चलाते हैं और फिर वापस यहाँ पर अंदर आ जाते हैं खेलने के बाद में। तो उन्होंने किसी कंट्री या स्टेट का कानून भी नहीं तोड़ा इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो ड्रीम 11 और ये जो A23, इस पे हो सकता है यार क्वेश्चन आ जाए, मैं इसलिए आपका समय इस पे लगवा रहा हूँ कि ड्रीम 11 की टीम बनाई जा रही है, ठीक है सर। ड्रीम 11 की टीम बनाई जा रही है तो उसमें एडवर्टीजमेंट में लिखा होता है हमारा एडवर्टाइजमेंट केवल उन जगहों के लिए है जहां पर ये सट्टेबाजी या बैटिंग अलाउ की, ऐसी एक्टिविटीज अलाउ करी गई हैं। डायरेक्टली बैटिंग नहीं लिखते हैं, कि जहां पर ये एक्टिविटीज अलाउड है, हमारा एडवर्टाइजमेंट उन्हीं जगहों के लिए। हमारा एडवर्टाइजमेंट भले ही ऑल इंडिया लेवल पे दिखाया जा रहा है, हम उस जगह के लिए एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं जहां पर ये सब एक्टिविटीज अलाउड नहीं है। ऐसा क्लियरली छोटा छोटा नीचे लिख देते हैं ताकि इनके ऊपर कोई लीगल वो नहीं आए, प्रॉब्लम नहीं आए कि आपने बैटिंग और सट्टेबाजी का कैसे आपने ये अलाउ कर दिया, ठीक है सर, ये भी ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्या है, देखो इसमें ड्रीम 11 में हो तो सट्टेबाजी रही है, मतलब इट्स अ सॉर्ट ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट, इट्स अ सॉर्ट ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट जहां पर किसी इवेंट के होने या नहीं होने पे बात की जा रही है। सर आप जितना पास में पहुंच रहे हैं परफेक्ट टीम बनाने के, तो उस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, और यदि आप नहीं जीते तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। विनिंग और लूजिंग पे पैसे जीतने और हारने के अलावा कोई दूसरी बात नहीं हो रही है। देयर इज नो अदर इंटरेस्ट अपार्ट फ्रॉम द मनी बीइंग वॉन और लॉस्ट। बोथ द पार्टीज आर म्यूचुअली हैविंग चांसेस ऑफ विनिंग और लूजिंग। दोनों पार्टीज का विनिंग और लूजिंग के चांसेस बने हुए हैं। कई बार ऐसा होता है आप हार जाते हैं, कई बार ऐसा होता है आप जीत जाते हैं। सो बोथ द पार्टीज आर हैविंग अ चांस फॉर विनिंग एंड लूजिंग। मतलब आउटकम पहले से फिक्स नहीं है, अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है यहाँ पर, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पर ऐसी आ जाती है कि सर यहाँ पर स्किल इन्वॉल्व हो रही है। सर टीम सेलेक्ट करने में स्किल इन्वॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है? हाँ सर स्किल इन्वॉल्व हो रही है। इस बात पे फाइट किया जा सकता है कि ये वेजरिंग एग्रीमेंट है या नहीं है। तो आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, तो इन लाइंस पे सोच के और फिर जवाब देने की कोशिश करना। क्वेश्चन एक्सपेक्ट हो सकता है इस बार, क्योंकि ये ड्रीम 11 और ये बहुत बड़े तौर पे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। इससे पहले इस बेसिस पे क्वेश्चन कभी आया नहीं है वेजरिंग एग्रीमेंट और ड्रीम 11 को जोड़ते हुए। तो सर यहाँ पर डेफिनेटली स्किल तो इन्वॉल्व हो रही है। जहां पर स्किल इन्वॉल्व हो जाती है वो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होता है। लेकिन सर यदि स्किल इन्वॉल्व नहीं और केवल गेम ऑफ चांस हो रहा है, केवल गेम ऑफ चांस हो रहा है कि आपने जो टीम बनाई आज उसी टीम ने परफॉर्म किया, आपने जो टीम बनाई उसी टीम ने परफॉर्म किया, कोई स्किल सेट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर वो क्या है, वो डेफिनेटली वेजरिंग एग्रीमेंट ही होगा कि आपने जो टीम बनाई उससे सामने वाले टीम का मैच कर गया, तो इट्स अ जस्ट अ गेम ऑफ चांस। ठीक है, उस हिसाब से सोचते हुए जो भी जैसा भी क्वेश्चन फ्रेम किया गया है उस हिसाब से दिमाग लगाते हुए अपना आंसर करना। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट? सर वो वॉइड होते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट्स कोलैटरल टू वॉइड एग्रीमेंट्स मे बी वैलिड। सर देखो एक्स और वाई के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, क्या एग्रीमेंट हुआ कि कल बारिश होगी तो मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, नहीं होगी तो तू मुझे 1 लाख रुपए देगा। ठीक है, अब ये सट्टेबाजी करने को एक्स के पास में पैसे नहीं थे, एक्स ने जेड से एक एग्रीमेंट बनाया कि देख मेरे को है ना पैसे की जरूरत है 1 लाख रुपए की, तो यहाँ पर तो अब तो ही मैं ये कर पाऊंगा, तो इसने उधार दे दिए। सो दिस इज अ कोलैटरल एग्रीमेंट टू अ वेजरिंग एग्रीमेंट, उसके पैरेलल चल रहा है ये वेजरिंग एग्रीमेंट। ये मे बी वैलिड, इट मे बी वैलिड, बिल्कुल सही है। यदि जेड को बताया नहीं और एक्स ने पैसा ऐसे ही ले लिया उससे, तो ये वैलिड है, जेड अपना पैसा वसूलने के लिए उससे एनफोर्स कर सकता है। ठीक है भाई, सो एग्रीमेंट्स कोलैटरल टू वॉइड एग्रीमेंट्स मे बी वैलिड आल्सो। ठीक है, अब आती है मेन बात। इन स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात
सर एक कदम आगे बढ़कर बातें की गई है। वेजरिंग एग्रीमेंट्स न केवल वॉइड है बल्कि उनको इलीगल भी डिक्लेयर कर दिया गया है। वहां पर आप ये काम जो है वेजरिंग एग्रीमेंट्स को वॉइड ही नहीं डिक्लेयर किया है, उनको इलीगल भी डिक्लेयर किया है। तो अब ऐसी जगहों पर यदि ये ट्रांजैक्शन महाराष्ट्र या गुजरात में हो रहा होता, कल बारिश होगी तो 1 लाख दे देना, नहीं तो मैं तुझे दे दूंगा, तो ये न केवल वेजरिंग एग्रीमेंट है, इन्हें इलीगल भी डिक्लेयर किया गया है। तो इलीगल एग्रीमेंट के कोलैटरल एग्रीमेंट हमेशा वॉइड होता है और जेड अपना पैसा कभी इससे वसूल नहीं पाएगा। जगह का फर्क समझो। यदि इफ यू आर इन राजस्थान एंड यू आर डूइंग दिस इलीगल एग्रीमेंट्स के कोलैटरल एग्रीमेंट्स बना रहे हैं, तो फिर वो वैलिड भी हो सकते हैं और आप उन्हें एनफोर्स करा सकते हैं। लेकिन सर आप यही चीज महाराष्ट्र या गुजरात में कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, आप इलीगल एग्रीमेंट के कोलैटरल एग्रीमेंट बना रहे हो जो कभी भी एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इलीगल काम में ही हेल्प कर रहा है। ये फर्क होता है। So in these states, collateral agreement to wagering agreements are also void. Help कर रहे हैं जो wagering agreements को, वो हमेशा void हो रहा है। ठीक है, चलिए ये सब आते हैं, आपको बाकी के पॉइंट्स इतने डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब एक डॉक्ट्रीन आती है, डॉक्ट्रीन ऑफ रेस्टिट्यूशन या डॉक्ट्रीन ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट, सेक्शन 64 एंड 65। कल मैंने एक काम दिया था, वो तेरे को दिया था या किसको दिया था? दोनों हाथों में लड्डू हैं कि नहीं है? हाँ सर, मेरे को ही दिया था। तेरे को ही दिया था? तो चलो एक काम करते हैं, टाइम खत्म हो गया है, अपन सब रिजॉइन करते हैं और फिर वापस डिस्कस करते हैं सेक्शन 64 और 65, डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन और रेस्टिट्यूशन। लेट्स डू दैट।